हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर के आई एस। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। हमने पहले पॉलिटी खत्म कर रखा है। पॉलिटी खत्म करके पॉलिटी के क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे। ऐसे ही हम लोग पहले इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक्स देखेंगे एंड इसी के साथ साथ जैसे ही इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक हो जाएंगे, अब इसके क्वेश्चन भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक क्वेश्चन में रख दिया, आप उसको सॉल्व करके आप क्या जो भी नॉलेज है वहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। ओके, ऑल गुड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA। अब देखो क्वेश्चन अब ये नहीं बनेगा, ठीक है, इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड वगैरह। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल बनेगा कि व्हाट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और अगर एग्रीमेंट से अंदर कुछ आ गया, ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हो सकते हैं या फिर ऐसे कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं, उसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस रहेगा। ओके, और उसके साथ साथ इंडिया यूके के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता नहीं है IR में, ठीक है, अभी तक मोस्टली बना तो नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें इंडिया यूके से रिलेटेड इतना पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता फिर। तो हम लोग वहीं पे ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, इंडिया एंड यूके अनाउंस द कंक्लूजन ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर 3 years ऑफ फॉर्मल टॉक्स। ओके, अगर इसमें और देखा जाएगा तो यहाँ पे 27 चैप्टर्स होंगे और वो डिजिटल ट्रेड, एनवायरनमेंट और बाकी ऐसे ही कुछ पॉइंट्स होंगे यहाँ पे। ओके, तो इसी के साथ साथ यहाँ पे ना कीवर्ड है, ठीक है, दो बोथ कंट्रीज ऑल्सो एग्री टू नेगोशिएट अ रेसिप्रोकल डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, तो पूरे आर्टिकल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी क्या कर सकता है, यूपीएससी ऐसे बोल सकते हैं रिसेंटली देयर इज अ टर्म सीन इन न्यूज डबल कंट्रीब्यूशन कंक्लूजन, व्हाट इज इट अबाउट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करके पूछ सकता है। तो बेसिकली डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन इट इज अ टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट मतलब क्या? इट विल सपोर्ट बिजनेसेस एंड ट्रेड by ensuring that employee moving both countries and their employer will not liable to pay social security contribution in one country at a time. Okay, मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल सोशल सिक्योरिटी लाइबिलिटी होती है, आपको पैसे भरने होते हैं। समझो ये यूके है, ये इंडिया है, अब यहाँ पे भी पैसे भर रहे हो, अब यहाँ पे भी पैसे भर रहे हो। जैसे हम लोग ये डबल कंट्रीब्यूशन कंक्लूजन साइन करेंगे, ठीक है, आपको बस एट ए टाइम एक ही जगह पे पैसे भरने हैं। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो बेसिकली इट इज अ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ओके, इट विल नॉट अफेक्ट इंडिविजुअल राइट टू एक्सेस बेनिफिट फ्रॉम द कंट्री इन विच दे पे सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इट विल नॉट अफेक्ट इंडिविजुअल राइट टू एक्सेस बेनिफिट। इसका मतलब अगर आप एक कंट्री में पे कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे कंट्री में आपका राइट कर्टेल होगा, नहीं होगा। ठीक है, देन इसके बाद कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट हो रखे हैं इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, दैट इज जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस। जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस मतलब क्या? समझो एक कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट जो चीज़ें होती है, ठीक है, वहाँ पे जब आती है तो यहाँ पे हमें ड्यूटी लगाते हैं। ठीक ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर जो भी लगाएंगे, अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट वैसे महंगा हो जाएगा। अगर हम लोग ने एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, या फिर जो कंट्री मंगा रही है उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई उसके ऊपर, ओके, तो वो प्रोडक्ट क्या होगा? वो प्रोडक्ट सस्ता होगा और वो कॉम्पिटिटिव होगा बेसिकली। तो यहाँ पे जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस वो होगा ओवर द टाइम। जैसे वो यहाँ पे बोला 99% ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट विल एंजॉय जीरो ड्यूटी एक्सेस टू द यूके मार्केट कवरिंग ऑलमोस्ट 100% ऑफ द ट्रेड वैल्यू। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, जो यूके का मार्केट है वहाँ पे इंडिया को नियर अबाउट 99% एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री होगा। बट इंडिया क्या करेगा? इंडिया 90% जो ब्रिटिश प्रोडक्ट इंडिया में सोल्ड होते हैं, मतलब बेचे जाते हैं, उसका 90%, उसको 90% जो ड्यूटी है वो कट करेगा एंड ओवर द टाइम उसको ड्यूटी फ्री कर देगा। ओके, अब देखो विद इन अ डेकेड 85% ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट शुड बिकम ड्यूटी फ्री इन इंडिया। ओके, ये पॉइंट है। देन ईज मोबिलिटी फॉर इंडियन प्रोफेशनल, ठीक है, ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। FTR agreement between two or more countries or trading blocks to reduce or eliminate custom tariff and non-tariff on the substantial trade between them. Okay, अगेन जैसे मैंने बोला था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, कि यहाँ पे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको ऐसे समझो कि जहाँ पे आपकी जो कस्टम ड्यूटी और टैरिफ ड्यूटी बैरियर्स लगते हैं ना, वो हट जाएंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। तो ये बेसिकली दो कंट्रीज में होता है या फिर दो ब्लॉक्स में होता है। ब्लॉक मतलब कि यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है, या फिर एशियान हो गया, ये ब्लॉक्स है।
ओके, देन ये ट्रेड में भी हो, ये ट्रेड गुड्स में भी होता है और ये सर्विसेज में होता है, ठीक है। और ये आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी देखा जाता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ट्रेड सर्विस में होता है या फिर गुड्स में होता है, ये दोनों में होता है। ओके, द फैक्ट एक्ट एज एक्सेप्शन टू द मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल ऑफ द WTO, इसको हम आगे देखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको मैं, वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का। तो इंडिया का फिलहाल स्टेटस क्या है? इंडिया साइन 13 FTA इन द लास्ट 5 ईयर ट्रेडिंग पार्टनर जैसे मॉरिशियस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इन सब में, ठीक है। अब देखो, अब ये जो कीवर्ड्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या होता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है? जो टैरिफ होता है ना, कुछ चीज़ों, कुछ सिर्फ कुछ गुड्स पे ही कम होता है। रिड्यूस टैरिफ ऑन द एग्रीड नंबर ऑफ गुड्स। ओके, देन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसके ऊपर आता है, रिड्यूस टैरिफ ऑन मोस्ट ऑफ द गुड्स। ओके, देन सेसा एंड सेपा आता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, ये क्या होता है कि एडिशनल एग्रीमेंट एरिया रेगुलेटरी इश्यूज, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, डिस्प्यूट एक्सेट्रा। मतलब जो नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर, ये इससे रिलेटेड ज़्यादा होता है। ओके, देन कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन मतलब क्या कि जीरो ड्यूटी अमंग कंट्रीज एंड कॉमन टैरिफ अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, देन कॉमन मार्केट, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, हार्मोनियस टेक्निकल स्टैंडर्ड, कॉमन मार्केट, जैसे कॉमन मार्केट हो गया EU का वगैरह। देन इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है, डीपेस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या, जैसे कि समझो EU है, EU में अब अलग अलग कंट्रीज है, इसमें क्या होगा, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज होगी, इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो ये सारी होगी। तो सबसे बड़ा क्या होता है? इकोनॉमिक यूनियन। देन ऊपर से नीचे छोटा होते जाएगा। ओके, देन व्हाट इज द इंडियन एक्सपीरियंस विद द FTA। इसमें बस इतना याद रखो, इंडिया का FTA को एक्सपीरियंस बहुत गंदा है। बाकी के देश क्या करते हैं ना, अच्छा खासा बेनिफिट ले लेते हैं, इंडिया उतना बेनिफिट ले नहीं पाता क्योंकि इंडिया को उतना एक्सपोर्ट होता नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। देन नेक्स्ट आता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओके, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये ना काफ़ी पुराना टॉपिक है, ठीक है, 2017 वगैरह नहीं, ये टॉपिक तब बहुत चलता था, अब इतना टॉपिक ये रेलेवेंट है नहीं देखा जाएगा तो। ओके, बट कुछ बेसिक कर लेते हैं। ये CPEC क्या है? ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है जो 2015 में आया था। इट इज़ द लिंक बिटवीन सिल्क रोड एंड मरीन सिल्क रोड। ओके, ये सिल्क रोड जो है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड मरीन सिल्क रोड। अब क्या करना है इसमें, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सिल्क रोड का जो, सिल्क रोड बेल्ट, इकोनॉमिक बेल्ट का जो रूट है, वो हमें पता करना है कि वो कैसे मूव हो रहा है, एंड मरीन सिल्क रोड का जो रूट है वो कैसा मूव हो रहा है। ओके, बस इसमें इतना ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कहाँ गया, ठीक है। हम्म, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सिल्क रोड है वो क्या बेल्ट पहले चाइना से लेके सेंट्रल एशिया जा रहा है, फिर साउथ एशिया जा रहा है, एंड ऑनवर्ड्स टू यूरोप लग रहा है। बट ये जो मरीन वाला है, मरीन वाला कैसे जा रहा है? वह चाइना टू साउथ ईस्ट जा रहा है, साउथ ईस्ट से गल्फ जा रहा है, फिर ईस्ट जा रहा है, फिर नॉर्थ अफ्रीका एंड देन टू यूरोप। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बस इसमें, बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन इंडिया और टर्की का रिलेशन है। इंडिया टर्की का रिलेशन हाल ही में ख़राब हो गया है। वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं टर्की का इतना, ठीक है, इसके ऊपर इतना क्वेश्चन बनेगा नहीं है। बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त किसके लिए था? ये था 2000 ऑपरेशन, इट लॉन्चेस अर्जेंट रिलीफ मेजर टू टर्की फॉलोइंग डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक्स इन द सदर्न प्रोविंसेस। ऑपरेशन दोस्त कहाँ पे हुआ था? टर्की से रिलेटेड है, 2023 में हुआ था। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे एक बगदाद पैक्ट करके आता है। अब ये बगदाद पैक्ट क्या है? एक पैक्ट हुआ था बहुत पहले, ठीक है, उसी बगदाद पैक्ट को फिलहाल सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो बोलते हैं। अब ये पैक्ट किस में हुआ था? ईरान, इराक, पाकिस्तान, टर्की, ठीक है, इनमें हुआ था। हाँ, ओके। देन इसके बाद इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, हाँ। देन कंसर्न रेज बाय इंडिया और IMF लेंडिंग टू पाकिस्तान। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, IMF लेंडिंग टू पाकिस्तान, ये प्रीलिम्स और मेंस रिलेटेड कैसे इंपॉर्टेंट है। अब UPSC ये नहीं पूछेगा कि पाकिस्तान को जो IMF लैंड करे उसका इशू है क्या, नहीं। UPSC क्या करेगा, IMF का ओवरऑल इशू है, ओवरऑल इशू,
ठीक है, कि वो कैसे वर्क कर रहा है या फिर उसमें कुछ इश्यूज है उसको पॉइंट आउट करेगा। ओके, और वो मेंस रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। बट प्रीलिम्स रिलेटेड क्या बनेगा, प्रीलिम्स रिलेटेड ये बनेगा अगर कोई यहाँ पे कीवर्ड हो, ठीक है, और ये जो आईएमएफ लेंड कर रही है पाकिस्तान को, वो किस रूट से कर रही है, लाइक क्या रूट है उसका, कौन सी लेंडिंग कौन से फंड से उनको दे रही है, वो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स रिलेटेड। तो चलो देखते हैं कि इंटरनेट आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड कंप्लीटेड द फर्स्ट रिव्यू ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम सपोर्टेड बाय द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज अरेंजमेंट। ये क्वेश्चन आया था 2022 में। ठीक है, ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है वो कौन देता है, जो कि आईएमएफ देता है, जो आपको अभी पता है। ठीक है, फिर इसके बाद में इट ऑल्सो देखो अब क्या किया है इसने, आईएमएफ ने अप्रूव्ड लैंडिंग ऑफ $1.4 बिलियन, HDR 1 बिलियन अंडर रेसिलेंस एंड इक्वालिटी फैसिलिटी। रेसिलेंट एंड इक्वालिटी फैसिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है कीवर्ड, ये किससे रिलेटेड है और ये क्या है करके। रेसिलेंस एंड स्ट्रीमल फैसिलिटी, ये आईएमएफ से रिलेटेड है। ओके, अब इसको आगे देखेंगे ये क्या है करके। अब थोड़ा अगर हम लोग थोड़ा आईएमएफ के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आईएमएफ पैसे देती है वो पैसे नहीं देते, स्पेशल ड्राइंग राइट्स निकालती है। ठीक है, अब ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है, ये एक करेंसी समझो, इसको करेंसी नहीं बोल सकते बट इसको करेंसी की तरह देखो। और एक करेंसी किसके ऊपर बेस होती है, एक बास्केट होता है, उस बास्केट में डॉलर होगा, ठीक है, यूरोज होंगे, येन होंगे, चाइना की करेंसी रेनमिनबी होगी, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड्स होंगे। अब ये सब की वैल्यू पकड़ के ये जो HDR है वो बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट एंटिटीज कैन नॉट होल्ड HDR, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, क्लियर है। HDR करेंसी है नहीं है गाइस, HDR करेंसी नहीं है, HDR नॉट अ करेंसी बट सर्व एज द यूनिट ऑफ अकाउंट। नहीं तो आएगा कि HDR करेंसी है, नहीं है, नहीं तो आप बोले कि सर आपने गलत बताया। मैं वापस बता रहा हूँ, HDR करेंसी नहीं है। तो आईएमएफ को अगर देख सकते हो उसको ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, इट इज एस्टेब्लिश इन द यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, तब ये बना था 1994 में, उसको ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। अब इसका मैंडेट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या प्रमोट करता है, इट प्रमोट ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स टू कंट्री हेल्पिंग एक्सपीरियंस द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओके, एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस ट्रेनिंग टू द हेल्प गवर्नमेंट इंप्लीमेंट बेटर इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखो कभी भी याद रखना, अगर कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगी, ठीक है, तो वो आईएमएफ नहीं करेगी। अगर कोई भी चीज़ ऐसे लोन से रिलेटेड होगी जो डेवलपमेंट के तरफ जाते हैं, तो वो वर्ल्ड बैंक करेगी। अगर कोई भी लोन, ठीक है, इकोनॉमी से लेके रिलेट करेगी, ठीक है, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो वो कौन देगा, वो आईएमएफ देगा। इतना अगर ध्यान रखोगे तो आप आराम से क्वेश्चन उसको एलिमिनेट कर सकते हो। अब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ आईएमएफ, यस इंडिया इज अ पार्ट ऑफ आईएमएफ, टोटल कंट्रीज 191 है, एंड इट ऑल्सो मेंबर ऑफ द आईएमएफ। ओके, और आईएमएफ का मेंबर बनने के लिए सॉरी वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए सबसे पहले आपको आईएमएफ ज्वाइन करना पड़ता है। ओके, इतना क्लियर है। देन यहाँ पे ना कुछ कोटा बेस है, जो वोटिंग राइट्स होते हैं ना, कोटा बेस होता है। तो इंडिया का कोटा कितना है, 2.7% है, 8 लार्जेस्ट है। सबसे बड़ा किसका है, यूएस का है 17%। तो सबसे पहला है यूएस, देन जापान एंड देन चाइना, इसके बाद आता है जर्मनी, ठीक है, 4th नंबर पे। देन इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये कौन निकालता है, आईएमएफ निकालता है। देन यहाँ पे की लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ आईएमएफ, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है कि यहाँ पे लेंडिंग फैसिलिटी जैसे स्टैंड बाय एग्रीमेंट, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन, ये कौन निकालता है, ये क्या है, ये क्रेडिट फैसिलिटी है, किस रिलेटेड, आईएमएफ से रिलेटेड है। और एक क्या है, एम क्या है इन सबका एम है बैलेंस ऑफ पेमेंट को एड्रेस करना, क्राइसिस, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की। देन यहाँ पे रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी एंड एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अभी हम लोग देखें रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फैसिलिटीज, ये इससे रिलेटेड है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आईएमएफ के लेंडिंग के ऊपर बात करें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है चैलेंजेस, इनइफेक्टिव वोटिंग प्रोसेस। ओके, जैसे देयर इज नो प्रोविजन टू वोट अगेंस्ट अ लोन और अ प्रपोजल, मतलब आईएमएफ को अगर कोई किसी को लोन देना है तो उस पर कोई वोटिंग प्रोसेस है ही नहीं, वो आईएमएफ अपने डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ठीक है।
एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, इंडिया एब्सटेंट फ्रॉम द IMF वोट एज दे सिस्टम डज नॉट अलाउ फॉर्मल नो वोट। ओके, मतलब ऐसा ही नहीं कि आप वोट दे ही नहीं सकते, ठीक है, ऐसा है करके इसमें। देन अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की वोटिंग पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, इट इज बेस्ड ऑन कोटा, फिर यूएस के पास ज़्यादा है तो वीटो पावर आ जाती है। देन इनइफेक्टिव इवोल्यूशन प्रोसेसेस वेरिड सक्सेस एंड इम्प्लीमेंटेशन इशू, एक बार पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, ये कीवर्ड यूज़ करने हैं आपको। देन इसके बाद यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, ठीक है, वो उसको ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं, और इंडिया उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ये क्या होता है, हर 10 साल में ये इसकी कॉन्फ्रेंस होती है। तो लास्ट टाइम कब, इस टाइम हुई थी 2025 में जर्मनी में, तो लास्ट टाइम कब हुई होगी, 2015 में होगी। ये कहाँ पे, न्यूयॉर्क समिट में पीस कीपिंग 2015 में। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका आउटकम क्या है। इंडिया हैज प्लेज वन क्विक रिएक्शन फोर्स कंपनी, वन वुमेन लेड पेट्रोल यूनिट एंड स्वैट पुलिस एंड पीस कीपिंग ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पार्टनरशिप, ठीक है। अब ये आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एग्जांपल ले सकते हो इंडिया का लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, देन इसके बाद पीस कीपिंग जो मिशन है उसका कुछ बेसिक पे देखते हैं। ये कब चालू हुआ था, 1948 में चालू हुआ था। किसने, इट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन मिडल ईस्ट एंड मॉनिटर एंड टू मॉनिटर सीज फायर। सबसे पहले मिडल ईस्ट में भेजा था। देन डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म क्या है, कौन करता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये प्रोवाइड करता है मैंडेट टू मिशन टू अडॉप्ट रिजोल्यूशन। बजट और रिसोर्सेज कौन देखता है, जनरल असेंबली देखता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जहाँ पे भी आप डिप्लॉय करेंगे ना, तो उस कंट्री का कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेंट ऑफ द इन्वॉल्व पार्टीज इन द कॉन्फ्लिक्ट। देन इम्पार्शियलिटी दिखानी पड़ेगी, एंड नो फोर्स एंड नो यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग फोर्स का उपयोग, यूएन पीस कीपिंग मिशन फोर्स का यूज नहीं कर सकते, कब तक, सेल्फ डिफेंस और डिफेंस ऑफ मैंडेट से लेके, ठीक है। करंटली 11 ऑपरेशंस चल रहे, ज़रूरी नहीं है ये। हाँ, इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था 1988 में, ये इंपॉर्टेंट है। देन कैपस्टोन डॉक्ट्रिन, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज अ सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल एंड कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनियन पीस ऑपरेशन, ऐसे आएगा। कैपस्टोन डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे आपको डायरेक्टली कैपस्टोन डॉक्ट्रिन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। देन रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट डॉक्ट्रिन, ये क्या होता है, ये पॉलिटिकल कमिटमेंट करता है टू एंड द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस एंड परसिक्यूशन, ठीक है। फिर इसके बाद ये ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हो गया, ठीक है। देन न्यू डेवलपमेंट नोट्स इन शॉर्ट देखते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे, शंघाई में है, चाइना में। और ये किसने इस्टेब्लिश किया, इसने, ये ब्रिक्स ने ब्रिक्स कंट्रीज ने इस्टेब्लिश की, डैट इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब ये पर्पस क्या है, ये इसको यहाँ पे ना डेवलपमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेंगे, ठीक है। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक फॉर मोबिलाइजिंग रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्रीज। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये ब्रिक्स कंट्री में तो एशिया में ही होना चाहिए या फिर पैसिफिक में होना चाहिए, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये तो फाउंडिंग मेंबर्स है, तो और मेंबर्स कौन है न्यू डेवलपमेंट बैंक के, अब इतना याद रखो, और मेंबर कौन है, ब्रिक्स मेंबर तो है ये, BRICS, ये तो है ही, इसके साथ साथ UAE, ठीक है। UAE मतलब क्या, सबसे U फॉर UAE हो गया, देन E फॉर इजिप्ट हो गया, A फॉर अल्जीरिया हो गया, और B फॉर बांग्लादेश होगा, ठीक है। यहाँ पे इट इज़ ओपन टू मेंबर। अब इसके मेंबर्स कौन कौन बन सकता है, इसके मेंबर्स वही लोग बन सकते हैं जो यूएन के भी पहले से मेंबर है, ठीक है, इसमें यही है। और यहाँ पे जो कैपिटल शेयर है, 5 फाउंडिंग मेंबर का सबका सेम कैपिटल शेयर है इसमें। देन एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ है, ये जो अलग अलग बैंक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जैसे ये वाला 2019 में क्वेश्चन आया था, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो मेंबर्स है वो सिर्फ एशिया के नहीं हो सकते, इट इज़ फ्रॉम एशिया पैसिफिक, ओके, रीजन से हो सकता है, ओके। दे आर 69, 50 फ्रॉम द एशिया पैसिफिक एंड 19 फ्रॉम द आउटसाइड द रीजन इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। तो इंडिया द पार्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। देन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, अब ये क्या है, ये क्या कर रहा है, फिनेंस करता है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। यहाँ पे कितने मेंबर्स है, 110 अप्रूव मेंबर है, इंडिया इज द फुल मेंबर, इंडिया इज द फुल मेंबर है, ठीक है। अब ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसका मतलब एशिया से ही नहीं है, एशिया के बाहर से भी इसमें मेंबर्स है। देन अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, जैसे नाम है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, ये अफ्रीकन पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन एंड सोशियो डेवलपमेंट अक्रॉस द अफ्रीका। अब यहाँ पे देखो, ये दो जो पहले है ना,
ये कहीं पे भी कर सकते हैं, बट ये जो अफ्रीका में ही चलेगा। यहाँ पे 54 अफ्रीकन कंट्रीज एंड 27 नॉन अफ्रीकन कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। ओके, देन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये क्या है करके सबसे पहले देखना पड़ेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वियना ऑस्ट्रिया में है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1957 में हुआ था। इट इज ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूएन। ठीक है, यूएन के अंदर ये क्या ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड देर आर करेंटली 180 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया। ओके, अब यहाँ पे आएगा कि नॉर्थ कोरिया मेंबर है या नहीं है। नॉर्थ कोरिया मेंबर नहीं है। नॉर्थ कोरिया पहला मेंबर था, बट उसने क्या किया, उसने वापस ले लिया अपनी मेंबरशिप। ओके, 1974 में उन्होंने साइन किया था, बट 1994 में उन्होंने रिजाइन कर लिया था। ये सारे लोग एनुअली मिलते हैं वियना में एक बार। ठीक है, अब देखो इशू क्या है। IAEA is not a member of the NPT nuclear non-proliferation of nuclear weapon but plays a key verification responsible under the treaty। अब देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा NPT क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, इट इज अ बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी whose objective is to prevent the spread of nuclear weapon and nuclear weapon technology। तो देखो, तो न्यूक्लियर वेपन एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, वेपन टेक्नोलॉजी, सॉरी, न्यूक्लियर वेपन एंड वेपन टेक्नोलॉजी। तो IEA जो जो NPT होती है एंड IAEA जो होती है, वो न्यूक्लियर को, ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर को दबाना है, इससे रिलेटेड डेवलपमेंट ज़रूरी है। ठीक है, बट अगर वही डेवलपमेंट हम लोग ने इसके लिए ले ली वेपन के लिए, तो वो नहीं है, तो वो इतना एंटरटेन नहीं करता, वो फिर इशू हो जाएगा। ठीक है, सो फार कितने मेंबर है, ये कब 1970 में फोर्स आया था, एक्सटेंडेड इन्फ्लुएंस 1995, देन 191 मेंबर्स है। ठीक है, एंड ऑल 5 जो यूनाइटेड नेशन के 5 कंट्रीज है परमानेंट मेंबर, दैट इज चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड US, ये सारे मेंबर है NPT के। ओके, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान मेंबर नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप इसके मेंबर हो तो आप कहीं पे भी टेस्ट कर नहीं सकते, और आपको ये ऐसा बोला जाता है। तो इंडिया, इजराइल और पाकिस्तान इसके मेंबर नहीं है। तो इसी के साथ साथ कुछ अलग ट्रीटीज भी है न्यूक्लियर से रिलेटेड। तो सबसे पहले पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। अब इंडिया इसका मेंबर है, और इसमें क्या, आउटर स्पेस में और अंडर वाटर में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं कर सकते। तो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। अब कॉम्प्रिहेंसिव CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। अब इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस, एंड प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस। बस इतना याद रखो, इट इज मोर देन इनफ। देन देखो 1 to 6 7 जो सैंक्शंस है कमिटी है, किससे रिलेटेड है, वो UN सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड, दैट्स इट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, नॉट मोर देन दिस, इतना ही है। एरेटा इसका इतना अपने के लिए ज़रूरी नहीं, क्यों, क्योंकि हमने पिछले साल की मैगजीन नहीं की थी। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी से। आप तब तक क्या करो, आप यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ और ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दिखा दो। ओके गाइज, okay then, thank you so much, bye everyone।